डियर स्टूडेंट्स, सेमेस्टर सेकंड है आपका। लेसन 7 पे आ गए हैं। वीडियो संख्या 1। पाठ का नाम है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछला हमारा जो पाठ था वो विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में था, ये तुगलक वंश के बारे में था, वो हमने पढ़ा था। आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि 14वीं से 16वीं सदी के मध्य उत्तर भारत धीरे धीरे विघटनकारी शक्तियों की लपेट में आया। वहीं दक्षिण भारत और दक्कन में एक लंबा काल स्थिरता का रहा। तो विंध्याचल से दक्षिण भूभाग पर इन 200 वर्षों तक विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का वर्चस्व रहता है। हालांकि इन दोनों में भी संघर्ष चलता है और शानदार राजधानियां, नगर, कला, साहित्य, भवन, हर चीज को इन लोगों ने बढ़ावा दिया और उल्लेखनीय विकास वहां पर होता है। अगर हम विजयनगर की बात करते हैं तो 15वीं और 16वीं शताब्दी की बात है ये, जब ये चरम पर था, उत्कर्ष पर था। तालीकोटा के युद्ध में हालांकि इसका पतन हो जाता है। आज भी लोग इसको हम्पी के नाम से याद करते हैं। कर्नाटका में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य का जो तुंगभद्रा नदी के मध्य का जो दो नदियां जहाँ मिलती है, वो जो क्षेत्र है उसको हम विजयनगर बोलते हैं। यह नाम लोगों के मन में स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के कारण से जिंदा रहा। 1800 ईस्वी के बाद कॉलिन मैकेंजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलिन मैकेंजी नामक जो पुरातत्वविद थे अंग्रेज, उन्होंने इसका सर्वेक्षण शुरू किया और विभिन्न वस्तुएं, अभिलेख, आपको ध्यान होगा हमने पढ़े थे जो स्रोत होते हैं इतिहास के, अभिलेख थे, भवन थे, सिक्के थे, उन सब का अध्ययन से इस का जो इतिहास है विजयनगर साम्राज्य का वो प्रकाश में आता है, समाज को उसकी जानकारी होती है। तो ये आपका विजयनगर। तो शुरुआती हम पढ़ेंगे इसका राजनीतिक इतिहास। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक इतिहास। तो राजनीतिक इतिहास में पढ़ते हैं तो पहला वंश जो आता है वो है 1336 से लेकर 1485 तक संगम वंश। तो इस वंश की जो स्थापना है, संगम वंश की स्थापना, 2 भाई थे, हरिहर इंपॉर्टेंट है और बुक्कार राय, इन 2 भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। प्रारंभ में वो होयसल शासक प्रताप रुद्र द्वितीय के यहाँ सेवा में थे। काकतीय राज्य पर जब दिल्ली का अधिकार हो जाता है तो वो काम्पली राज्य में चले जाते हैं और मोहम्मद तुगलक ने दोनों भाइयों को कैद कर लिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया था। यहाँ पर इस्लाम भी स्वीकार कराया इनसे, ठीक है। और तुगलकों ने इन्हें इस क्षेत्र की बगावत दबाने की जिम्मेदारी दी, लेकिन इन लोगों ने काम्पिल्ले जो क्षेत्र था उस पर अधिकार स्थापित कर लिया। संत विद्यारण्य होते हैं, वो इनके गुरु होते हैं, वो इनको पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाते हैं और इसके बाद ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर ये अपना राज्य स्थापित करते हैं। तो ये हमने इनका संगम वंश के बारे में पढ़ा। तो इनकी प्रारंभिक समस्याएं और प्रसार इन्होंने कैसे किया उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया तो मैसूर के होयसल और मदुरा का जो सुल्तान था उससे इनको उलझना पड़ जाता है, टकराव होता है। तो मदुरा का जो सुल्तान है उसका तो वध ये कर देते हैं हरा कर, और होयसल राज्य समाप्त होने से इस क्षेत्र में मदुरा के सुल्तान ने होयसल के शासक को हराकर उसका वध कर दिया।
तो जैसे ही होयसल राज्य समाप्त हुआ तो हरिहर और बुक्का को अपने छोटे राज्य का प्रसार करने में सहायता मिलती है। तो 1346 तक विजयनगर का सारा क्षेत्र इनके अधीन आ गया। फिर इनका मदुरा का जो सुल्तान है उस सुल्तान से संघर्ष शुरू होता है। 4 दशक तक चला, 40 वर्षों तक ये चलता रहता है और 1377 में ये समाप्त होता है। अब विजयनगर साम्राज्य रामेश्वर तक दक्षिण भारत में फैल गया था, जिसमें केरल व तमिल क्षेत्र भी शामिल हो गया था कुछ। तो कुछ समस्याएं हमने इनकी प्रारंभिक देखी, क्या क्या समस्याएं थी। उसके बाद विजयनगर का बहमनी साम्राज्य के साथ टकराव होता है। दूसरी समस्या, टकराव के 3 क्षेत्र थे। क्या वो क्षेत्र थे उनको समझेंगे हम। तो पहला तो तुंगभद्रा का जो क्षेत्र था, तुंगभद्रा का जो उपजाऊ क्षेत्र था दोआब का वो। दूसरा कावेरी गोदावरी का एक डेल्टा था, वो क्षेत्र को लेकर झगड़ा था क्योंकि उपजाऊ जमीन थी और बंदरगाहें भी थी इसमें। और तीसरा जो क्षेत्र है मराठावाड़ में कोंकण क्षेत्र, जो अरब सागर से लगा हुआ था। तो कुल मिलाकर इनका जो संसाधन थे, उन संसाधनों पर जो अधिकार किसका होगा, उससे लाभ कौन लेगा, इसको लेकर इनके बीच में लंबा संघर्ष चला। फिर आता है टकराव की शुरुआत। तो 1367 में जो है ये टकराव शुरू हो जाता है। बुक्का ने तुंगभद्रा दोआब में मुदगल के किले पर हमला कर वहां पर तैनात सारी फौज का कत्ल कर दिया। बुक्का ने मुदगल किले पर सारी फौज का कत्ल कर दिया। यह खबर बहमनी सुल्तान के पास पहुंची तो वह भी अत्यंत क्रोधित हो जाता है और उसने विजयनगर के शासक को जो है मुदगल को पुनः जीतने का अभियान आयोजित किया, तुंगभद्रा को पार किया और विजयनगर के शासक को हराया। परंतु वह न तो शासक को पकड़ पाया विजयनगर के और न ही वह विजयनगर पर पूरी तरह से कब्जा कर पाया। तो दोनों पक्ष जब थक गए, दोनों पक्ष थक जाने के बाद संधि हो जाती है और पहले वाली जो स्थिति है वो बहाल कर दी जाती है। पहले जैसे थे युद्ध से पहले वैसे ही रहेंगे। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र से प्रसार कैसे हो उसके प्रयास करते हैं। तो तीसरा शासक जो आता है हरिहर द्वितीय, तो पूर्वी क्षेत्र में प्रसार की नीति का जो है ये पालन करते हैं। क्या है इस नीति में, तो इससे भी जो है टकराव जो है शुरू हो जाता है इनका बहमनी के साथ। इस नीति के कारण वारंगल और बहमनी जो है एका कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं समझौता कर, और समझौता करके वो 50 वर्ष तक समझौता इनका चलता है। इसके कारण विजयनगर के जो सैनिक थे वो तुंगभद्रा दोआब में नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनकी शक्ति ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इसके बावजूद भी हरिहर द्वितीय ने बहमनी और वारंगल के खिलाफ अपनी स्थिति को बनाए रखा। महानतम जो उसकी सफलता थी वो बहमनी राज्य से पश्चिम क्षेत्र में बेलगांव मतलब जो आज गोवा बोला जाता है, उस गोवा को छीनना थी हरिहर द्वितीय की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण सफलता या उपलब्धि। उसके बाद फिर आपका आता है देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम का जो शासन है वो 1406 से लेकर 1422 तक रहता है। तो देवराय प्रथम के समय पुनः जो है तुंगभद्रा दोआब को लेकर पुनः युद्ध छिड़ जाता है। तो बहमनी जो शासक होता है
उसके हाथों उसको पराजित होना पड़ता। उसका नाम था बहमनी शासक फिरोज शाह से पराजय उसको मिलती है। भारी युद्ध हरजाना उसको लगाया जाता है। पुत्री का विवाह तकवी सुल्तान से करना पड़ता है उसको, लेकिन यह विवाह अधिक समय तक शांति स्थापित नहीं कर पाया। कावेरी गोदावरी डेल्टा के प्रश्न पर आपस में विजयनगर, बहमनी और उड़ीसा के रेड्डी राज्य को बांटना तय किया गया, परंतु वारंगल विजयनगर को छोड़कर बहमनी से जा मिला। इसके बाद देवराय प्रथम ने जो है बुरी तरह से बहमनी को हराया और कावेरी के जो मुहाने का मतलब उसके जो मुहाना था उसका जो सारा क्षेत्र विजयनगर में मिला दिया। फिर आता देवराय द्वितीय। ये 1446 तक शासक रहते हैं, 1422 से। तो महान शासक माना जाता है, सबसे महान इस वंश का, संगम वंश का। सेना का पुनर्गठन करता है। दिल्ली की जो सेना की विशेषताएं थी उनको अपनी सेना में शामिल करता है। घुड़सवार को जो सेना थी उसको विशेष रूप से मजबूत इसने किया। 1443 में तुंगभद्रा पार करके मुदकल, बांकापुर को फिर से प्रयास किया पाने का, क्योंकि ये बहमनी सुल्तानों के हाथ में जा चुके हैं। 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, परंतु अंत में दोनों पक्षों को मौजूद जो सीमाएं थी थक कर हार कर उन्हीं पर सहमत होना पड़ा। फिर जो दूसरा वंश आता है वो आपका सालू वंश। क्या है? सालू वंश। ये 1485 से 1505 तक चलता है। कमजोर शासक हुए देवराय द्वितीय के बाद, तो सत्ता के लिए ग्रही छिड़ जाता है, तो सामंतों को स्वतंत्र होने का अवसर इसमें मिलता है, जैसा कि आमतौर पे हम बहुत सारे लेसनों में पढ़ के आए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मंत्री होते हैं इनके, जब ग्रह छिड़ा होता है, नरसिम्हा सालो। उन्होंने सत्ता हथिया कर अपने नाम से जो है अपने वंश की जो है नींव डाल दी और पुनः जो है राजनीतिक सत्ता वहां पर विकसित होने लगती है। रायचूर और मुदकल पर कब्जा किया गया। कन्याकुमारी तक के सामंतों को से जो है अधीनता इन्होंने स्वीकार कराई और पुर्तगालियों से भी व्यापारिक संबंध इन्होंने स्थापित किए। पुर्तगालियों से व्यापारिक संबंध स्थापित इन्होंने किए। उसके बाद तुलु वंश आता है आपका। वीर नरसिम्हा ने सालू वंश के स्थान पर इन्होंने स्थापित की वीर नरसिम्हा। ये वंश की किसने क्या स्थापना की है ये आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। और ये वंश चलता है 1505 से 1570 तक। तो उसके बाद जब वीर नरसिम्हा के बाद उसका सौतेला भाई होता है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा विजयनगर साम्राज्य का। 1509 से 29 तक इनका कार्यकाल था। तो सबसे महान शासक उसको माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का, न केवल उस वंश का, सबसे महान शासक उसको पूरे ही विजयनगर साम्राज्य का माना जाता है। उसके समय में विस्तार ही नहीं हुआ, केवल संगठित कुशल शासन प्रबंध भी आया, स्थापित होता है। और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से उसका काल विशेष था। सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी उसका काल जो है उत्तम माना जाता है। फिर आता है विजयनगर का पतन और अरविंदु वंश। तो फिर देवराय की जब मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार के लिए जो है संघर्ष छिड़ जाता है, जैसा कि आमतौर पर बहुत सारे वंशों में हमने देखा। उसके बाद अच्युत्य देव
शासक बनते 1542 तक। फिर सदाशिव राय, तो वास्तविक जो शक्ति थी उस समय जो दामाद थे कृष्णदेव राय के, राजा राम, उनके हाथों में रही। तो राजा राम ने बीजापुर को हराया। बीजापुर के शासक को साथ लगाकर गोलकुंडा और अहमद नगर जो बड़े राज्य थे उस समय वहां के, उनको भी ये हराते हैं। बुरी तरह से हरा देते हैं। तो बहमनी राज्यों ने आखिर में जब इनसे तंग होकर संयुक्त मोर्चा बना लिया। संयुक्त मोर्चा बनाकर राक्षसी तंगड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कुछ लोग तालीकोटा बोलते हैं, तालीकोटा का युद्ध होता है और उसमें इनको विजयनगर को पराजित करते हैं। पराजित क्या है, बहुत ज्यादा। तो इसमें जो शासक है सदाशिव और जो मंत्री थे राजा राम, वो दोनों हजारों सैनिकों सहित मारे जाते हैं, मारे गए। इससे जो महान युग था इस साम्राज्य का वो समाप्त हो जाता है। तो 100 वर्ष तक, इसके बाद भी लगभग 100 वर्ष तक अरविंदु वंश 1570 से 1672 तक चला, लेकिन सीमाएं सिमटती गई और धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में विजयनगर शून्य हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रहा। उसके बाद फिर मैप PDF फाइल में भेजूंगा, टिप्पणी आपने लिखनी है, फाइल बना लो आप अच्छे से, अपनी मैप की भी काम आएगी। और ये आपके असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है, मैप क्वेश्चन है असाइनमेंट का। मैंने आपको बताया था कि 10 क्वेश्चन टोटल होंगे और 10 को 5-1 असाइनमेंट में 5-1 में आपने करने हैं। तो मैप का एक क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार दर्शाते हुए टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, टिप्पणी भी दिखा देता हूँ। अगली वीडियो में हम कृष्णदेव राय की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो टिप्पणी दे रखी है इन्होंने, टिप्पणी में देखता हूँ कहीं और इससे अच्छी टिप्पणी होगी तो उसी की फाइल भेजूंगा आपको। सालू वंश, तुल्लो वंश जो हमने पढ़े हैं अभी, संगम वंश, और ये फिर राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जो है होता है, यहाँ तक अभी हम पढ़ के आए थे। तो ये है, ये नीचे वाला आप छोड़ सकते हो, ये छोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मैप दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मैप, ध्यान से देख लें आप। प्रमुख स्थान का इसने संकेत देना ये भूल गया है, आप ऐसा संकेत दे सकते हैं। यह विजयनगर साम्राज्य को दिखाया, बहमनी को। अगर आपके मैप में केवल विजयनगर साम्राज्य आता है तो आप इसी को दिखाएंगे, बहमनी जब पूछा जाए तो ही दिखाना है। अगर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बहमनी उस समय आता है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हमने देखना पड़ेगा, नहीं तो केवल विजयनगर के भी ये 12 स्थान अगर आप दिखा देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और अगर ये दिखा दोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको कोई गलत मानेगा, एक्स्ट्रा ही आपकी नॉलेज है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, भर के देख सकते हैं, प्रैक्टिस करें।